लास्ट मैंने वीडियो में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था और आपसे कहा था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। इसीलिए मैंने पिछले वीक में वीडियो नहीं डाला। आप लोगों ने किसी ने भी हमसे कोई पूछने का कष्ट नहीं किया। इसका मतलब कि सब लोग विद्वान हैं, अच्छे तरीके से करिए, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बात है तो पूछना चाहिए। अब मैं ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 4, और यह चैप्टर है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पहली बात तो 10th का सारा पोर्शन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। पूरी की पूरी चीज़ आपको वैसे ही रिवाइज करनी है। अगर वो आपका बेसिक कंप्लीट है तो यहाँ पर और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा जो मैग्नेट के कारण जब हम किसी कंडक्टर में करंट सप्लाई करते हैं तो करंट तो फ्लो होता ही है, साथ में आपका एक फोर्स भी एक्सपीरियंस होता है। तो ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट बताएंगे और फोर्स का 2 फार्मूले हम ड्राइव करके बताएंगे कि किस तरीके से फोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करता है, और लास्ट में वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो इसको तैयार कीजिए। यहाँ से 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका, और ये नोट्स तैयार कीजिए आप। First, we start from the introduction of this chapter, 4th chapter, your moving charge and magnetism. मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, आप बहुत चीज इसमें से बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है, और इसमें भी बहुत सारी चीजें चार्ज के बारे में आपने 12th में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चार्ज के मूव करने से किस तरीके से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, ये 10th में कुछ देखा था आपने। अब आप इस चैप्टर में और विस्तार से देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हम पहले कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक लैटिन जगह पर एक नाम है, एक जगह का नाम है आपका मैग्नीशिया। वहां पर जो पत्थर पाए जाते हैं दैट इज द आयरन ऑक्साइड, उसको हम केमिकल फार्मूले में मैग्नेटाइट कहते हैं। We know that the gravitational force is a field force. What is the meaning of field force? Means it force is exert or feel to the distance. हम डिस्टेंस से ही इस फील्ड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसा कि न्यूटन ने बताया था कि 2 ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी डिस्टेंस पे रखें तो वे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम समझें कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, मास अट्रैक्ट टू द मास। मतलब क्या था, जैसे आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, m1 m2 जो मासेस हैं, तो फोर्स जो उनके बीच लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स जो होता है उनके बीच के डिस्टेंस का इन स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मास अट्रैक्ट टू द मास, ध्यान रखिएगा, बट चार्ज अट्रैक्ट चार्ज इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म तभी जनरेट होता है जब हम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर चार्ज का अट्रैक्शन के कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट जो होता है विशेष करके दैट इज अट्रैक्ट द आयरन सबस्टेंस, वो आयरन से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम 10th में ये भी पढ़ा है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को हैंग कर दें तो वो क्या करता है, हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में वो स्टे होता है। तो इसी के बेस पर यहाँ पर
हालांकि मैग्नेटिज्म की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेन प्रॉपर्टी दो है जिसके बेस पर हम मैग्नेट को आइडेंटिफाई करते हैं, कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, कि जब हम उसको हैंग कर दें कहीं भी तो वो हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेबल होता है, रुकता है हमेशा। और दूसरा अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी क्या है कि सिमिलर जो पोल्स होते हैं जिसको हम चार्जेस कह रहे हैं, वे एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो डिफरेंट चार्जेस रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एक्चुअली जो रिपल्सन होता है वही मैग्नेट की सही पहचान होती है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप जो है 10th क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक, अब यहां से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है। हालांकि ये भी पोर्शन आपका 10th का है, और स्टार्ट का एक्सपेरिमेंट जो कि 1820 में और स्टैंड ने बताया था। क्या बताया था, आपने दूसरा डायग्राम पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कंडक्टर में, ये कंडक्टर है और इसमें सेल के द्वारा हम करंट सप्लाई करें और उसके पास में हम एक कंपास रख दें, मैग्नेटिक कंपास। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें मैग्नेटिक निडल होती है, और वो हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, हमेशा साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रुकती है। तो जब हम इसके पास, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कंपास रखते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है, और यही पहचान है आपकी कि इस जब हम करंट सप्लाई करेंगे किसी कंडक्टर में तो उसमें करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मतलब कहने का क्या है कि इफ वी सप्लाई द करंट इन ए सर्किट देन कंपास नीडल मूव so that the current produce the magnetism। करंट के कारण इसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ। वो उसी प्रकार का मैग्नेटिज्म होता है जैसे कि एक बार मैग्नेट में होता है। द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग चार्ज। आपको मालूम है कि कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो करंट कब फ्लो होता है, जब उसमें चार्जेस मूव करते हैं। तो कैसे मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ है, जब चार्ज मूव किए हैं तब, ध्यान रखिएगा। ए मूविंग चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब करंट फ्लो होता है तो उसमें चार्ज ही चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, और यही फोर्स जो होता है दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और इसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी, फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, दैट विल बी डिनोटेड बाय बी। फिर मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कि 10th की बात है कि मैग्नेट का, अगर मैग्नेट के पास का वो सराउंडिंग एरिया जिसमें कि हम मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकें, महसूस कर सकें, वो पूरा का पूरा एरिया कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। और वो किसके कारण जनरेट होता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा मैग्नेट से नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जाती हैं। वे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके हम मैग्नेटिक फील्ड को पता लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेंजेंट का डायरेक्शन जो होगा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसी को हम, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जितना मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, या इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, SI यूनिट इज टेस्ला। अब टेस्ला के बारे में हम और भी बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, पहले हम इसको फार्मूला ड्राइव करेंगे और फिर इसका यूनिट बनाएंगे। यहाँ पर हम ये बता दिए आपको। अब है एक आपका जो बुक में दिया हुआ है अलग अलग तरीके से, फैक्टर्स ऑन विच
फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिपेंड, मतलब करंट फोर्स जो जनरेट हुआ है वो किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। मेन बात ये है यहाँ पर, इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट सप्लाई करते हैं तो एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में देख रहे हैं। वह फोर्स किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर का क्या मतलब है कि कब स्ट्रांग होगा कब वीकर होगा। ठीक, तो 1 पॉइंट वाइज हम समझते हैं इसको। फर्स्ट है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जो फोर्स जनरेट हुआ है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी कंडक्टर को हम किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इट एक्सपीरियंस ए लार्ज फोर्स, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी लार्ज। इसको हम फार्मुलाइज करें तो अगर फोर्स को हम F से डिनोट करें और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को B से, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब कि मैग्नेटिक यहाँ दिया हुआ है फील्ड स्ट्रेंथ जितना अधिक होगा यह फोर्स भी उतना ही अधिक होगा। सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है कि जितना हम ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ज्यादा उसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इफ द लार्ज करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर placed in a magnetic field, it experience a large force। कहने का क्या मतलब है कि अगर सेल और बैटरी या किसी सप्लाई के द्वारा हम लार्ज करंट्स फ्लो करें तो उसके बेस पर हम उसमें फोर्स लार्ज जनरेट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको फार्मुलाइज करें तो मैग्नेटिक फोर्स अगर F है और करंट स्ट्रेंथ I है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थर्ड है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि जितना बड़ा तार होगा उतना ही ज्यादा फोर्स, मतलब क्या होगा उसमें करंट होगा और उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। ए लॉन्ग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए ग्रेटर फोर्स देन द शॉर्ट कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जो देखा होगा आपने क्वाइल्ड के फॉर्म में बहुत ज्यादा लंबा तार का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगे। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितना अधिक होगा फोर्स उतना ही मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर अगर फोर्स F है और लेंथ उसका कंडक्टर का L है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मेनली इन तीन बातों पर ही आपका फोर्स जो है डिपेंड करता है। इसके बेस पर हम देखें एक फार्मूला बना है कि मैग्नेटिक ऑफ द फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, here is the magnitude of the force acting on the current carrying conductor placed in a magnetic field. First, we have seen that the force acting on the current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field depend upon, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं तब भी ये स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ द करंट के ऊपर डिपेंड करता है और थर्डली लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड इन तीन पर बेसिक डिपेंड करता है और इन तीनों को हमने ये फार्मूले के रूप में लिखा है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I and F directly proportional to L, so F directly proportional to BIL। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके इसकी जगह पर हम K यूज करते हैं और F इज इक्वल टू K BIL। अगर K की वैल्यू 1 यूनिट है क्योंकि यह कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट है, अगर इसको हम 1 सपोज करें तो F इज इक्वल टू BIL होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस फार्मूले से हम क्या देख सकते हैं,
It gives the magnitude of the force acting on the current carrying conductor placed perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इतना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इस पर और देखते हैं हम कि अगर इसी फार्मूले को हम, यही जो फार्मूला हमने देखा उसको अगर हम आगे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करें तो F इजिकल टू BIL था, तो B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो B इजिकल टू F अपॉन IL। F आपका फोर्स है, I करंट है, L लेंथ है। अगर यहाँ पर करंट 1 एम्पियर ले, यूनिट नहीं लिखा है लेकिन 1 यूनिट ले, लेंथ उसकी 1 यूनिट रखें, मतलब 1 मीटर रखें अगर ऐसा यूनिट में लेते हैं, तो अगर I और L 1 हो जाएंगे तो B सीधे सीधे F के बराबर होगा। क्या मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो फोर्स जनरेट होगा वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, अगर हम डिफाइन डेफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे हम बना सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यूनिट करंट मतलब 1 एम्पियर, अगर यूनिट लेंथ 1 मीटर लें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और इसको हम देखें, इसका SI यूनिट अगर हम निकालना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का, तो यहां पर यही फार्मूले से निकालेंगे। F क्या है आपका फोर्स, और फोर्स की SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने बताया था टेस्ला है। तो कैसे इस टेस्ले को डिफाइन करेंगे, टेस्ला को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए F जो है आपका फोर्स है तो SI या यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। करंट I करंट है आपका तो SI यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। L SI unit of length is equal to 1 meter, so that is the SI unit of length is equal to 1 meter, means 1 Newton upon 1 ampere into 1 meter. This is 1 Newton per meter per ampere per meter. इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, टेस्ला से। तो टेस्ला की डेफिनेशन हम यहाँ पर, कभी कभी टेस्ला की डेफिनेशन भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। कैसे बताएंगे कि द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम 1 टेस्ला कह सकते हैं कब, जब इफ 1 मीटर लॉन्ग कंडक्टर, 1 मीटर लंबे कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो करें और उसमें अगर 1 न्यूटन का फोर्स जनरेट होता है जब हम उस कंडक्टर को प्लेस्ड करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस फोर्स के इक्वल होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस फोर्स के इक्वल होता है जिस पर हम, जिसका 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर लेकर के 1 एम्पियर करंट सप्लाई करें। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द 1 टेस्ला, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम आगे इसके बारे में देखें, थोड़ा सा आपकी बुक में एक अलग से दिया हुआ है कि इसका डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाएगा। डायरेक्शन की बात बार बार आएगी, लेकिन मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड कर सकते हैं। 10th में आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट when a current carrying conductor is placed in the external magnetic field, the conductor experiences a force perpendicular to the both the field and the direction of current flow. Current flow, direction of current flow कैसे होता है, क्या है आपका लेफ्ट हैंड रूल, उसको समझिए। ये जैसे लेफ्ट हैंड के हम 3 फिंगर्स को
थंब के साथ लगने वाले 3 फिंगर को अगर हम एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करें, किस तरीके से स्ट्रेच करें? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। If left hand can be held as shown in the diagram so as to represent 3 mutually orthogonal axes on the thumb, forefinger and the middle finger. If we arrange the thumb, the central finger and the forefinger of the left hand at the right angle to each other, एक दूसरे के साथ तीनों फिंगर, थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर रखें, then thumb points towards to the direction of magnetic force. थंब किस चीज को डायरेक्ट करता है? किसको इंडिकेट करता है? फोर्स को. द सेंटर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है. और थर्ड, द फोर फिंगर जो है पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है. तो ये तीनों फिंगर्स के द्वारा कहीं भी, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट पर कहीं भी करंट सप्लाई हो रहा है, वहां पर करंट का, फोर्स का डायरेक्शन क्या है. तो जैसे मान लीजिए हमें करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन, दो कोई भी चीज पता है, तीसरे को हम आराम से पता लगा सकते हैं. ये है आपका थम्स रूल. इसके द्वारा आप और भी इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे. लेकिन एक चीज और है इसी में, द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड. हम फोर्स की ही बात कर रहे हैं और इसमें, इस वीडियो में हम सिर्फ फोर्स की बात करेंगे. ध्यान रखिएगा कि और किस तरीके से इसको, इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं. देखिए, द करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ड्यू टू द मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन. जैसे आपने पढ़ा कि चार्ज के मूव होने से ही मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है और करंट भी सप्लाई होती है, पहले ही मालूम है आपको. आपको मालूम है कि ईच करंट हैज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. The force acting on a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field is equal to the force acting on a net charge moving in conductor. कहने का मतलब क्या है कि जितना उस कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है, टोटल करंट of the conductor placed perpendicular to the magnetic field is equal to the force acting on the net charge moving in the conductor. ठीक है, टोटल चार्ज टोटल फोर्स को इंडिकेट करेगा, बताएगा. The net charge is equal to the sum of charges. जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं, इंडिविजुअल जो चार्जेस हैं, वो आपके नेट चार्ज का अगर टोटल करें, सम करें, मूविंग इन ए कंडक्टर टू फॉर्म द इलेक्ट्रिक करंट, उसी के वजह से आपका टोटल करंट बनता है और उसी के टोटल के वजह से ही आपका मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है. अब यहाँ पर देखिए, एक हमने कंडक्टर लिया और उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा. ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये N और S दो पोल्स हैं और इसको हमने अटैच कर दिया है किससे? एक वायर के द्वारा, सेल से हम बैटरी से, और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहे हैं. तो यहाँ पर तीन चीजें आ गई. एक तो आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हमने, दूसरा हमने स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाने के लिए हमने करंट भी प्रोड्यूस किया है. तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है आपका? The force acting on a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field given by F is equal to BIL. ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है, लेकिन अब इसी फार्मूले को थोड़ा हम कन्वर्ट कर रहे हैं. I is equal to current और I की वैल्यू क्या है? Q by T. पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम करंट कहते हैं. You नो everybody, already you know
कि पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में पर सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है दैट इज द करेंट, वेयर Q इज द नेट चार्ज मूविंग थ्रू द कंडक्टर एंड T इज द टाइम। ओके, तो इस फार्मूले को हम चेंज करें कि F इज इक्वल टू बी, आई की जगह पुट Q अपॉन T, तो दिस इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन टी एल या बी क्यू एल अपॉन टी। दिस F इज इक्वल टू बी क्यू एल अपॉन टी। इसको हम फोर्स को हमने चेंज किया तो L अपॉन टी लेंथ अपॉन टाइम, दूरी बटा समय क्या कहलाता है? वेलोसिटी, वेग, संवेग। लेंथ अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, दैट इज द v। इसी फार्मूले में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, L अपॉन टी की जगह v वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इंक्लूड हो गया, तो F इज इक्वल टू बी क्यू बी। ये फार्मूला क्या कन्वर्ट हो गया? बी क्यू बी। मतलब अब इस फार्मूले में फोर्स जो है वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि जितनी तेजी के साथ चार्ज मूव करेंगे उतने ही ज्यादा फोर्स भी आपका जनरेट होगा। थर्ड इक्वेशन इज एक्सपीरियंस फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज Q moving with the velocity v perpendicular to the magnetic field B. This force makes the charged particle move in the circular path. अब तेजी के साथ मूव करता है और हर पॉइंट पर, जैसे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो इसको हम बताएंगे आपको और डिटेल में कि यह दो प्रकार का पाथ बनाता है, एक सर्कुलर पाथ बनाता है और एक हेलिक्स पाथ बनाता है। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि दिस फोर्स मेक्स द चार्ज पार्टिकल मूव इन द सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, however the velocity and hence the momentum of the charge particle change with continuously due to the charge in the direction of motion। यह चार्ज क्या कर रहा है कि velocity and hence the momentum of the charge particle change, मोमेंटम भी चेंज होता है चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण, ठीक है, कंटिन्यूसली ड्यू टू द चार्ज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने के वजह से यहां पर मोमेंटम भी आपका चेंज होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम आपको अलग से बता दें कि if the charged particle having the charge Q, capital Q, moves with the velocity v at the angle theta, यही अगर एक किसी एंगल से मूव कर रहा है with the magnetic field B, the force acting on the charge given by F is equal to Q V B sin theta। अब यहाँ पर मूविंग करता है V, तो V को हम दो कंपोनेंट के रूप में डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो पहला कंपोनेंट है वो साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और कॉस थीटा जो होता है पैरेलल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा पैरेलल जब होगा तो वहां पर फोर्स 0 हो जाएगा। कभी भी जब वहां पर फोर्स ये थीटा 90 डिग्री होगा, जो कि मैंने आपको बताया भी साइन थीटा जो 90 डिग्री का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो यहाँ पर यूज होता है। इसीलिए तो फोर्स तभी होगा जब वो एक दूसरे के साथ क्या क्या V और B एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए यह फार्मूला कन्वर्ट हो गया F is equal to Q VB sin theta। The charge Q will experience no force in the magnetic field if it is at rest if it moves parallel or anti-parallel to the direction of the magnetic field। पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तब यह जो है फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा, लेकिन जब परपेंडिकुलर होगा तभी F इज इक्वल टू बी क्यू बी बी साइन थीटा होगा। तो यहाँ पर हम फोर्स के साथ फोर्स कैसे कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है उसको बताया मैंने।
अब अगला जो पार्ट होगा उसमें हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे कि यह जो मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन किस तरीके से होता है, कि जो आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन बदलता जाता है, जिसके वजह से वह सर्कुलर मोशन बनता है। और हेलिक्स मोशन कैसे बनता है इसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इस चीज को आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो भी पार्ट मैंने नहीं बताया आपके पार्ट में तो है, 10th का पोर्शन था, लेकिन आप उसको समझिएगा और नोट इसको कर लीजिएगा। ओके, बाय।